Hello friends, welcome to all on Adoco Gravity Study channel. I hope you all doing well. Friends, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका रिपोर्ट रिलीज किया गया है यूनेस्को द्वारा स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024 जिसे कहा जाता है। ये आपका रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी से। इसमें यूनेस्को के द्वारा जो ये आपका रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट, इसमें ये बताया जाता है कि जो भी हमारे ओशंस हैं उनकी क्या अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, कितना क्लाइमेट चेंज ने उसको इम्पैक्ट किया है नेगेटिवली, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज किए जा रहे हैं उसके द्वारा ये हमारे जो ओशनिक इन्वायरमेंट है उसके लिए भी खतरनाक है इन फ्यूचर, और जो अभी इवन की क्लाइमेट चेंज को भी ये प्रमोट कर रहा है। अगर जो हमारे जितने भी आपके कह सकते हैं वर्ल्ड के अक्रॉस द ग्लोब शहर हैं जो कि आपके समुंदर के किनारे बसे हैं, तो ओवर द टाइम जब समुंदर का पानी जो इसका लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, आपके शहरों में घुसेगा और क्या होगा, इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। चारों तरफ पानी होगा, जो आपके लो लाइंग एरियाज हैं वो डूब जाएंगे। ओके, और देखिए जितने भी आपके डेवलप स्टेट्स हैं, शहर हैं, वो कहाँ लाई करते हैं, वो टोटली आपके दिखते हैं ओशन के किनारे बसे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का मुंबई है, कितना डेवलप है, हमारा हमारा इकोनॉमिक हब कहा जाता है। अमेरिका का न्यूयॉर्क हो गया, ये सारी चीजें। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि अगर हम अभी नहीं अपने एक्टिविटीज पे कंट्रोल करते हैं, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम करते हैं, तो इन फ्यूचर इसका जो आपका कह सकते हैं खामियाजा है वो हम सभी को देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दी गई हैं और इसको हम किस तरह से काउंटर कर सकते हैं, साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि यूनेस्को क्या है। न्यूज में अभी रहा है यूनेस्को स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024 रिलीज किया गया है, जो कि आपका प्रोवाइड करता है वेरी इंपॉर्टेंट करंट स्टेट ऑफ ग्लोबल ओशंस के क्या है, emphasizing द चैलेंजेस posed बाय द क्लाइमेट चेंज से क्या क्या हमें चैलेंजेस देखने को मिल रही है एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, क्योंकि अभी रिसेंटली आपका वर्ल्ड ओशन डे भी है। ओके, तो यहीं पे इसी से रिलेटेड आपका रिपोर्ट रिलीज किया गया है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह हम इस चैलेंजेस को काउंटर कर सकते हैं। ये एक डेडिकेटेड आपका यूनेस्को का स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट है, जिसमें पर्टिकुलर जो भी मरीन लाइफ्स होते हैं, मरीन का जो इन्वायरमेंट होता है, हमारा ओशन है, उससे रिलेटेड उसको किस तरह से टेक्नोलॉजी उसको यूज करके हम सही कर सकते हैं। एंड इसमें बहुत सारे आपके साइंटिस्ट लगे होते हैं, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो ये पूरा मिलके आपका रिपोर्ट तैयार करते हैं और अपने अपने जो नेशन के गवर्नमेंट है उनको बताते हैं कि किस सिचुएशन में हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को। चलिए अब यूनेस्को स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट को समझ लेते हैं। यूनेस्को स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट जो है इनिशिएटेड किया गया था इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन आईओसी यूनेस्को के द्वारा ड्यूरिंग द 2022 यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस में, विच इज सर्व एज अ एक्सेसिबल ओवरव्यू ऑफ द ओशन करंट स्टेटस। देन इसमें कहा जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि दैट सपोर्ट्स द मॉनिटरिंग ऑफ द यूएन डिकेट ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 2021 से 2030 रखा गया है ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो ये उसे भी सपोर्ट और मॉनिटरिंग करता है एंड encourages actions towards a sustainable ocean future, और किस तरह से हम अपने ओशंस को सस्टेन कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल एज ओशन के जो फ्यूचर है उसको किस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एक्टिविटी में आपका सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन है वो है प्लास्टिक पॉल्यूशन। कुछ भी होता है कचरा हम अपने ओशन में फेंक देते हैं, सबसे बड़ा तो खतरनाक रीजन यही है आपका। फिर हम जैसे दूसरा पॉइंट है जो हमारे आर्कटिक के जो आप जैसे भी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। हाल ही में आपने रिसेंटली देखा होगा लैटिन अमेरिका का जो वेनेजुएला है, जो वहां पे आखिरी ग्लेशियर था वो भी पिघल चुका है, पूरी तरह से खत्म हो गया। अब वहां पे ग्लेशियर के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को ऑब्वियसली प्रमोट कर रही हैं, जो कि हमारे लिए तो है ही प्रॉब्लम, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए भी है। हम अपने फ्यूचर जनरेशन को टेक्नोलॉजी तो दे सकते हैं बट एक प्योर एनवायरनमेंट नहीं दे सकते, शुद्ध हवा नहीं दे सकते,
ओके, तो इस पे अगर हम अब नहीं समझे और इस पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स नहीं लिए तो ओवर द ऑल इन फ्यूचर ये हमारे ही लोगों को इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली। तो इसका मेन काम ये है कि पूरा आपका ओशन साइंस को पूरी तरह से मॉनिटरिंग करना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसका टाइम भी रखा गया है यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 से 2030 तक। देन यूनेस्को स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट कहता है द इनॉग्रल 2022 एडिशन फीचर इंसाइट फ्रॉम ओवर 100 मरीन साइंस एक्सपर्ट्स को लिया गया था अक्रॉस वेरियस फील्ड, जैसे कि आपके ओशन एसिडिफिकेशन से रिलेटेड साइंस है, उसके क्या रीजन हो सकते हैं, उस पे हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट को इसमें इंक्लूड किया जाता है। पॉल्यूशन जैसे बढ़ रहा है तो उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम नई नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं जिससे कि ये जो क्लाइमेट चेंज है और पॉल्यूशन है हम उसे रोक सकते हैं। एंड सुनामी वार्निंग, this report and its subsequent annual edition released on World Ocean Day। World Ocean Day बहुत इंपॉर्टेंट आपका डे है, क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि वर्ल्ड ओशन डे कब आपका ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये जून ऑफ 8 को ऑब्जर्व किया जाता है, 8 जून को, अलाइन विद द 7 आउटकम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ओशन डिकेड। अब इसकी कुछ की फाइंडिंग्स रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके की पॉइंट्स बताए गए हैं। जो आपका ओशन का ऊपर का जो हिस्सा है 2000 मीटर, ओशन हैव एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट वार्म, मतलब कि बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। अब देखिए जब ओशन का पानी गर्म होगा तो जो हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम है ऑब्वियसली उनको भी इम्पैक्ट होगा, देखने को मिलेगा। जो जीव जंतु है, जो कोई भी इंसान हो या एनिमल हो या पशु पक्षी हो या प्लांट्स हो, एक लिमिट तक टेम्परेचर को एंड्योर कर सकते हैं अपने बॉडी पे, उसके बाद वो किसी के लिए भी अनबियरेबल हो जाएगा और इसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है वो ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ सोचने वाली बात है, यही बताया गया कि फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट में कि जो अपर 200 मीटर का ओशन का एरिया है वो गर्म हो चुका है विद द रेट ऑफ इंक्रीजिंग फ्रॉम 0.32 से 0.03 वॉट पर स्क्वायर मीटर। टाइम भी बताया गया फ्रॉम 1960 से लेके 2023 तक। देन ओशन आर अब्जॉर्बिंग अबाउट 90% जो हमारा अर्थ का एक्सेस एनर्जी है वो अब्जॉर्ब करते हैं, विच कॉज इंक्रीज डीऑक्सीजनेशन एंड थ्रेटनिंग मरीन इकोसिस्टम। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, एक टाइम लिमिट के बाद, हर चीज का एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद कोई भी आपके टेम्परेचर चाहे ठंड में कह सकते हैं या आपका गर्म जाए वार्म हो तो वो कोई नहीं एंड्योर कर सकता। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो हमारा एनवायरमेंट है, इकोसिस्टम है, वो कहीं ना कहीं आपको खत्म होते हुए देखने को मिल सकता है। सो विच आर थ्रेटनिंग मरीन इकोसिस्टम एज वेल एज ह्यूमन इकोनॉमिक डिपेंडेंट ऑन देम। ऑब्वियसली ओशन के साइड पे जो भी आपके एरियाज हैं वो उनका मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है फिशरिंग, ओके, ओशन से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को इम्पैक्ट मिल सकता है। तो जब इकोनॉमिकली भी ह्यूमन बीइंग का जो डाउनफॉल देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली जो सोसाइटी है उसमें भी आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो आपस में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, रॉड्स क्रिएट होंगे, और यही सारी चीज आपको इन फ्यूचर क्या करेंगे, एक ऐसा कह सकते हैं सोसाइटी क्रिएट हो जाएगा जहां पे इनस्टेबिलिटी होगी। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा इन्वायरमेंट है, चाहे वो आपके जंगल हो, चाहे वो आपका पॉन्ड एरिया हो, चाहे वो आपका ओशनिक एरिया हो, ये एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज योर ओनर्स टू प्रिजर्व कंजर्व योर एरियाज, फॉर सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। देन जो ओशन एसिडिफिकेशन है वो भी बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली इन द ओपन ओशन विथ अ नोटेड पीएच डिक्लाइन। पीएच जो वैल्यू है हमारा वो डिक्लाइन हो रहा है सिंस 1980 से। मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा फ्रॉम कोस्टल एरिया इज नीडेड। तो अब इसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें इसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी क्रिएट करने की जरूरत है और डेटा चाहिए हमें कि हम ओशन एसिडिफिकेशन को किस तरह से कम कर सकते हैं। Sea level has risen consistently since 1993, necessitating improved monitoring system at all scales। Obviously monitoring system की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है कि किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को।
ओके। यूनेस्को का जो पूरा फुल फॉर्म है, पहले पता कर लेते हैं। यूनेस्को का जो आपका हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस का जो कैपिटल है। यूनेस्को बना था 1945 में, और यूनेस्को का जो पूरा आपका फुल फॉर्म है वो है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक आपका स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, जिसका एम है पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी स्टैब्लिश करना थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर के फील्ड में। यहाँ पे ये कहने वाली बात है कि किसी भी आपके कॉन्टिनेंट हो गया, या चाहे यूरोप का स्टेट हो गया, चाहे इंडिया सब कॉन्टिनेंट हो गया, वहाँ के जो साइंस, कल्चर, आर्ट, एजुकेशन है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमें ग्लोबली उसे प्रमोट करना है। एकजुटता, यूनिटी दिखानी है, कि जिससे कि आपके वर्ल्ड में एक पीस, एक अच्छा सोसाइटी बनेगा। इट हैज 94 मेंबर, 194 मेंबर स्टेट्स हैं, 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं, और जो पार्टनर्स हैं आपके नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर भी इसके साथ काम करते हैं। नॉन गवर्नमेंटल जो आपकी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते, इंटर गवर्नमेंटल जो आपकी दो गवर्नमेंट है, ओके। और प्राइवेट सेक्टर हो गया, जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो वो भी बहुत सारे ऐसे यूनाइटेड नेशन के इंस्टीट्यूशन है जिनके साथ मिलके अफ्रीका में, इंडिया में, के ईस्टर्न एशिया में काम करते हैं। किनके लिए? स्पेशली बच्चों के एजुकेशन के लिए, साइंस को प्रमोट करते हैं, कल्चर को प्रमोट करते हैं। हाँ, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। हेडक्वार्टर जैसे मैंने बताया कि पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को हैज 53 रीजनल फील्ड ऑफिस है, और 199 नेशनल कमीशन है, जो कि स्टैब्लिश हुआ था आपका 1945 में। तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।